एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। श्वसन अध्याय का हम लोग वर्णन कर रहे थे। हमने अभी तक श्वसन के परिचय, श्वसन और दहन की तुलना, श्वसन के अंतर्गत वायवीय अवायवीय श्वसन की हमने तुलना कर ली है। इसके अलावा श्वसन की कार्य प्रणाली के अंतर्गत हमने ये देख लिया है कि उसका पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल का अवायवीय परिस्थितियों में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में किस प्रकार अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा कि पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर किस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना लिंक रिएक्शन या योजक अभिक्रिया कहलाती है, योजक कड़ी भी कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल और क्रेब्स चक्र का प्रथम क्रिया कारकों में से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसका आगे और ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप सने सने इसके अंतर्गत अब जो दो कार्बन बचे हैं वो भी CO2 के रूप में मुक्त हो जाएंगे और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कई सारे NAD और FAD हमें प्राप्त होंगे, जो आगे जाकर ETS प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ATP निर्माण में प्रयुक्त होंगे। अब इस क्रेब्स चक्र का संपूर्ण वर्णन क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने किया था और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल है, इसलिए क्रेब्स चक्र का द्वितीय नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। सिट्रिक एसिड जो है अपने आप में एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी इसकी संरचना सूत्र को यदि हम लोग देखें तो इसमें 3 COOH समूह पाए जाते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह वाला ये अम्ल है, इसलिए इस सिट्रिक अम्ल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और इसी के कारण से क्रेब्स चक्र का तृतीय नाम TCA साइकिल भी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो तीनों में से किसी भी नाम से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्रेब्स चक्र का वर्णन हम लोग करते हैं। आइए अध्ययन करते हैं क्रेब्स साइकिल का। ये पहली रिएक्शन हालांकि क्रेब्स चक्र की नहीं है, पिछले वीडियो में हमने देखा ये लिंक रिएक्शन है, योजक अभिक्रिया है। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जिसमें ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है जिससे NAD कन्वर्ट हुआ NAD.2H में, विकार्बोक्सिलीकरण हुआ इसलिए CO2 निकली। पहली अभिक्रिया थी ये श्वसन की, वायवीय श्वसन की, जिसमें CO2 का निकास होता है। पहली अभिक्रिया थी ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही थी, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र का पहला क्रियाकारक में से एक है। पहली अभिक्रिया क्रेब्स चक्र की एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कोएंजाइम ए अलग हो जाता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वही है जो C4 चक्र का पहला स्थायी उत्पाद था। C4 चक्र का नाम C4 इसी के कारण से था। ये दोनों आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन, इसलिए 6 कार्बन वाला बन गया। पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड, इसलिए क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए एक और नाम TCA साइकिल, ठीक है। अब इस सिट्रिक एसिड का समावयवीकरण होता है। समावयवीकरण के फलस्वरूप आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। ये क्रिया
दो चरणों में संपन्न होती है। पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है सिस एकोनिटिक अम्ल, और फिर सिस एकोनिटिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। तो वैसे सीधे ही हम लोग कह सकते हैं सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बना। लेकिन बीच में ये समावीकरण कैसे हुआ? पहले इसमें जल योजन हुआ, फिर निर्जलीकरण हुआ। पहले जल जुड़ता है, फिर जल निकलता है। तो कुल मिलाकर ना तो जल जुड़ा ना जल निकला, और हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड से सीधा क्या बना? आइसोसिट्रिक एसिड। यह क्रिया एकोनिटेज एंजाइम और फेरस आयनों की उपस्थिति में संपन्न होती है। एकोनिटेज एंजाइम और फेरस आयन, खनिज पोषण वाले चैप्टर में आपने आयरन के बारे में पढ़ा है। तो उस आयरन के कार्यों को यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा अथवा आप देखें पुस्तक में, तो वहाँ पे एकोनिटेज नाम आता है। ये एकोनिटेज में का सक्रिय कारक है। ठीक है। आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। यह क्रेब्स चक्र का प्रथम ऑक्सीकरण है। क्रेब्स चक्र में 4 ऑक्सीकरण होंगे। क्रेब्स चक्र का पहला ऑक्सीकरण, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन के दौरान होने वाला दूसरा ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में पहला ये हो रहा था, ये दूसरा। और यदि शुरू से देखें ग्लूकोज का के ऑक्सी श्वसन में के दौरान होने वाला ये तीसरा ऑक्सीकरण है। ठीक है। क्रेब्स चक्र का पहला ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण आपको बार बार कहता हूँ, ऑक्सीकरण हमेशा किससे हो रहे हैं? ऑक्सीजन के जुड़ने से कहीं नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलने से हो रहा है। उनको लेने वाले हाइड्रोजन ग्राही NAD+, तो NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NAD.2H में, और आइसोसिट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। एंजाइम का नाम आप स्वयं बता ही सकते हैं, आपको पता है एंजाइम के नाम। जहाँ जहाँ ये हाइड्रोजन के निष्कासन से ऑक्सीकरण होता है वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज, साथ में क्रियाकारक का नाम। तो ये हो गया आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। इन सभी को हम लोग एसिड के रूप में न लिखकर आयन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कुछ किताब में सिट्रिक एसिड के सिट्रेट लिखा हुआ मिलेगा, सिस एकोनिटेट लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे आइसोसिट्रेट, यहाँ पे ऑक्जेलोसक्सिनेट लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही अर्थ है। ठीक है। आयन के रूप में कहें तो ये ऑक्जेलोसक्सिनेट है, और अम्ल के रूप में कहें, आयन के रूप में नहीं कहकर पूरा आणविक रूप में कहें तो ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है। ठीक है। तो क्रियाकारक के नाम के अंत में डीहाइड्रोजिनेज, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज भी सही है, आइसोसिट्रिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज भी सही है, और सिर्फ आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज भी सही है। अब इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होगा। वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 निकलना। CO2 निकला इससे CO2 निकलेगा तो जो यौगिक बनेगा उसमें कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे? ये 6 का था, इसमें CO2 निकला तो 5 कार्बन वाला बनेगा। ये अब जो यौगिक का नाम मैं बता रहा हूँ इसका याद रखना है विशेष रूप से नाम। यह क्रेब्स चक्र का एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक है। इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट आयन के रूप में कहेंगे। एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक किसका? क्रेब्स चक्र का। ठीक है। वी कार्बोक्सिलीकरण हुआ तो एंजाइम का नाम आप बता ही सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेज। इसके साथ में क्रियाकारक का नाम जोड़ सकते थे, ऑक्जेलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज भी लिख सकते हैं, ऑक्जेलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेज, या ऑक्जेलोसक्सिनिक डी कार्बोक्सिलेज ये भी लिख सकते हैं। सहकारक या सक्रिय कारक के रूप में Mn2+ प्रयुक्त होता है। अब मैं आपको कह रहा था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक है क्रेब्स चक्र का। इसका मतलब अगला यौगिक जो है 5 कार्बन का नहीं होगा, है ना। और अपने को चक्र पूरा करना है तो चक्र का पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला है, तो इसका मतलब इसको भी 4 कार्बन वाले यौगिक में कन्वर्ट होना होगा। तो अगला यौगिक 4 कार्बन वाला बनेगा। 4 कार्बन वाला बनेगा, इसका मतलब फिर से वी कार्बोक्सिलीकरण होना है।
तभी तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तभी कार्बन घटेगा। तो इसके साथ में वही कार्य होता है जो यहाँ पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान हो रहा था। क्या हुआ था वहाँ पे? ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण। यहाँ पे भी इसका ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण, तो ये ऑक्सीकरण NAD+ बदल गया, अपचयन हो गया NAD+ का NAD.2H में, विकार्बोक्सिलीकरण तो CO2 निकल गई। और बिल्कुल वही कार्य होता है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे कोएंजाइम ए जुड़ रहा है तो यहाँ पे भी कोएंजाइम ए जुड़ रहा है। यहाँ पे 5 सहकारक चाहिए थे, यहाँ पे भी 5 सहकारक चाहिए। एक कोएंजाइम ए, एक NAD+, एक लाइपोइक एसिड, एक थाइमीन पायरोफॉस्फेट, वो सभी 5 चीज़ें, मैग्नीशियम आयन भी, वो सभी 5 चीज़ें जो यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वही। और एंजाइम का नाम आपको बताइए, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज होना है। जो यौगिक बनेगा उसमें कोएंजाइम ए जुड़ेगा, इसलिए नाम बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए बोल दो, चाहे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना है। एंजाइम का नाम ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए डिहाइड्रोजिनेज, पूरा नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, साथ में मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता भी। ठीक है, तो ये 5 कार्बन वाला था, ये 4 कार्बन वाला। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या सक्सिनिल कोएंजाइम ए का जल अपटन होगा। जल अपटन होगा मतलब पानी की सहायता से इसको तोड़ा जाएगा। तो पानी जुड़ा, ये टूटेगा किसमें? कोएंजाइम ए अलग और सक्सिनिक अम्ल अलग। कोएंजाइम ए अलग, सक्सिनिक अम्ल अलग। ठीक है, कोएंजाइम ए अलग हो गया और सक्सिनिक अम्ल बन गया। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। ऑक्सीकरण होता है तब तो NAD उसको लेकर NAD.2H में कन्वर्ट हो जाता। ऊर्जा मुक्त होता है तो यहाँ पे देखो ऊर्जा के रूप में क्या बन रहा है? GTP का निर्माण हो रहा है। हमेशा आपने ATP सुना है, ATP का नाम पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बना है GTP। हम लोग लिखते हैं हमेशा ADP + अकार्बनिक फॉस्फेट, यहाँ पे हमने लिखा है GDP + अकार्बनिक फॉस्फेट। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो एडिनोसिन बना कहाँ से? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडिनोसिन का कैसे बना वो? तो आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए, जो DNA की संरचना हम लोग पढ़ते हैं, DNA संरचना पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं DNA और RNA जो है, विशेषकर RNA संरचना मान लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि DNA और RNA जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। और न्यूक्लियोटाइड बनते हैं राइबोस शर्करा, और DNA तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के पहले कार्बन से कोई नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो राइबोज और एडिनिन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सभी नाइट्रोजनिक क्षारक हैं। एडिनिन जब जुड़ता है तो एडिनोसिन बनता है जो न्यूक्लियोसाइड है। उस एडिनोसिन में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। उस मोनोफॉस्फेट से एक और फॉस्फेट जुड़ता है तो ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उस ADP से एक और फॉस्फेट जुड़ जाए तब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनिन क्या था? प्यूरिन। ये सब आप हम लोग विस्तार से जब RNA DNA संरचना देखेंगे, ये आपने 11वीं में पढ़ रखा है इसलिए जल्दी बता रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पे भी चर्चा करेंगे कभी कोई टॉपिक आएगा तब। एडिनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरीन्स हैं, प्यूरीन के व्युत्पन्न है ग्वानिन और एडिनिन। तो जब एडिनिन राइबोज से जुड़ता है तो एडिनोसिन बनता है। उस एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। ऐसे ही जब ग्वानिन राइबोज शर्करा से जुड़ेगा तो बनता है ग्वानोसिन।
और गुआनोसिन से 3 फॉस्फेट बारी बारी जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही वही गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी के तुल्य ही है, एटीपी के बराबर है, इक्विवेलेंट है। इसकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा बराबर है, दोनों ही प्यूरिन के व्युत्पन्न है। ठीक है, तो जीटीपी एक प्रकार से एटीपी ही है, ये मान लेते हैं। यहाँ आगे सक्सिनिक अम्ल, एंजाइम का नाम रह गया। एंजाइम यहाँ पे है सक्सिनिक थायोकाइनेज, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम, सक्सिनिक थायोकाइनेज। ये जो सक्सिनिक अम्ल है इसका ऑक्सीकरण होगा जो क्रेब्स चक्र का, कौन सा ऑक्सीकरण हुआ? तीसरा। यहाँ पे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा ऑक्सीकरण। यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राही और हाइड्रोजन ग्राही कौन था? NAD थे। यहाँ पे FAD है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वो इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, स्वयं का अपचयन, इसका सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से बना फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल बना। एंजाइम का नाम आप बता ही सकते हैं, क्रियाकारक का नाम सक्सिनिक अम्ल। तो सक्सिनिक एसिड या सिर्फ सक्सिनिक या आयन के रूप में कहें तो सक्सीनेट। और विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो रही है इसलिए डीहाइड्रोजिनेज, तो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज या सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फिर फ्यूमेरिक अम्ल का जल योजन होता है, फ्यूमेरिक अम्ल का जल योजन होता है, यानी पानी इससे जुड़ता है, जल अपघटन नहीं हो रहा है। ये जल अपघटन था, पानी की सहायता से इसको तोड़ रहे थे, दो बन रहे थे, कोएंजाइम में अलग, सक्सिनिक एसिड अलग। यहाँ पे पूरा पूरा पानी इसके अंदर समा जाएगा, इसलिए जल योजन, इसके फलस्वरूप मेलिक अम्ल बनता है। एंजाइम का नाम यहाँ पे फ्यूमरेज, फ्यूमरेज। और फिर इसकी अंतिम अभिक्रिया, इस क्रेब्स चक्र की अंतिम अभिक्रिया जिसमें मेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा, जो क्रेब्स चक्र का अंतिम ऑक्सीकरण है, किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में होगा। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक फिर से NAD+। एंजाइम का नाम आप बता ही सकते हैं, मेलेट डीहाइड्रोजिनेज या मेलिक डीहाइड्रोजिनेज या मेलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। मेन सब जो है वो डीहाइड्रोजिनेज है, बाकी क्रियाकारक के नाम आप कहीं वैसे हो सकता है। तो ये पूरा चक्रीय प्रक्रम। अब इसका 12वीं क्लास की दृष्टि से देखें तो बड़ा प्रश्न ये आता है इसका, क्रेब्स चक्र का, तो आपके बड़े प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीट की दृष्टि से देखें तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहले तो जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण हो रहे हैं वो सब स्थान आपको याद रखने चाहिए। कुल 4 ऑक्सीकरण होते हैं यहाँ पे। पहला ऑक्सीकरण, ये दूसरा ऑक्सीकरण, ये तीसरा ऑक्सीकरण और ये चौथा ऑक्सीकरण, 4 ऑक्सीकरण। ठीक है, आपको ये भी बताया था, कुल मिलाकर यदि हम देखें तो वायवीय श्वसन में 6 जगह ऑक्सीकरण हुए हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस में, एक इस योजक अभिक्रिया में और 4 यहाँ पे। इन ऑक्सीकरणों के फलस्वरूप NAD+ बनते हैं ज़्यादातर, एक जगह FAD बना है। NAD.2H और FAD.2H ये दोनों अगली अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाती है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है, यानी ऑक्सी की फॉस्फोरिलीकरण कहलाती है, उसमें अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे। ये ऑक्सीजन वायवीय श्वसन का अंतिम ऑक्सीकारक है, वायवीय श्वसन का अंतिम ऑक्सीकारक, ये भी ध्यान रखना है। अंतिम ऑक्सीकारक ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लेकर जल में बदल जाएगा और ये पुनः अपने NAD+ स्वरूप में आ जाएंगे, पुनः अपने ऑक्सीकृत रूप में आ जाएंगे। ठीक है, और वापस यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले जाकर ऑक्सीजन को देते रहेंगे। इस दौरान एक NAD.2H से 3 ATP और एक FAD.2H से 2 ATP बनते हैं।
2 ATP बनते हैं। तो अब हम इस क्रेब्स चक्र में ऊर्जा देखें तो इससे तो 3 बन गए अपने पास में NAD.2H। 3 NAD.2H का मतलब हो गया कि ये 9 ATP बनाएंगे और 1 FAD.2H का अर्थ हो गया कि ये 2 ATP बनाएगा और एक अपना वो GTP भी बना था जो ATP के बराबर है, आपको बताया था मैंने, तो ये 1 ATP ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर एक क्रेब्स चक्र में ATP के 12 अणु बन गए। ATP के 12 अणु बन गए। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल 2 बनता है, इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। इसका मतलब ग्लूकोज के एक अणु के लिए क्रेब्स चक्र की क्रिया 2 बार होगी। 2 बार होगी तो कुल कितने ATP हो गए क्रेब्स चक्र में? 24 ATP। एक ग्लूकोज के लिए 24 ATP, ठीक है, क्रेब्स चक्र में एक ग्लूकोज के लिए। एक पायरुविक अम्ल के लिए पूछे तो 12 ATP, एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए पूछे तो भी 12 ATP। परीक्षा में अलग अलग स्थान से पूछ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। सिर्फ ये कहते हैं कि यदि एसिटाइल कोएंजाइम का वायवीय परिस्थितियों में या ऑक्सीश्वसन हो या ऑक्सीश्वसन का क्रियाकारक यदि एसिटाइल कोएंजाइम है तो कुल कितने ATP अणुओं का उत्पादन होगा। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम है तो वहीं से शुरू करना है। तो कुल कितने बनेंगे ATP? 12 अणु ATP के बनेंगे, ठीक है। इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी समरी हम लोग देखेंगे। ये जितनी भी रिएक्शंस है जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, जहाँ पे ATP खर्च हो रहा था, ये ATP बन रहे थे, उन सब का एक समराइज़ करके वहाँ पे फिर उससे संबंधित प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये समझ में आई होगी। अब इसमें एक चीज़ और देखना है अपने को कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बने थे और एक भी CO2 नहीं निकला था। फिर पहला CO2 यहाँ निकला था, तो एक ग्लूकोज के लिए 2 के बराबर है ये 2 CO2। दूसरा CO2 यहाँ निकला, 4 हो गए, और तीसरा CO2 यानी अंतिम 2 CO2 यहाँ निकले, तो 6 CO2 भी निकल गए। पूरा ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना सिर्फ ये है कि ये जो NAD जितने भी ऑक्सीकरण में हैं बिना ऑक्सीजन के ही हो रहे हैं। ऑक्सीजन सिर्फ देख रहा है इनको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है क्रिया, लेकिन ऑक्सीजन डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं कहीं पे, है ना। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में या लास्ट में अपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये जो यौगिक है FAD.2H NAD.2H, ये अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन उसको सौंप के आ जाएंगे, जिससे वो तो बदल जाएगा जल में, और उसके जल में बदलने के दौरान ATP के 3 अणु बनेंगे। एक NAD.2H से, एक FAD.2H से 2 ATP का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी जो है ये TCA साइकिल कह दो, चाहे इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कह दो, चाहे क्रेब्स चक्र कह दो, क्रेब्स साइकिल कह दो। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपकी 12वीं कक्षा के लिए भी। बोर्ड एग्ज़ाम में बड़ा प्रश्न इससे या ग्लाइकोलाइसिस से एक ना एक अवश्य आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।